हेलो एवरीवन, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका टेक फ्लो एकेडमी चैनल पे। तो हमारे जो डीबीएमएस का सब्जेक्ट की सीरीज चल रही थी, उसमें हम आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा मॉडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा मॉडल्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारे जो टेक फ्लो एकेडमी ऐप है उस पर हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के लिए। तो अगर आप एक कोर्स परचेज करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं ओनली एंड ओनली 2.99 रुपीज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स के स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि डेटा मॉडल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है कुछ ऐसे मॉडल होंगे हमारे पास डीबीएमएस में जो कि क्या करेंगे, डेटा को मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है, क्या हम हमेशा जो डेटा स्टोर होता है हमारा वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो अलग अलग तरीके क्या है, वही होता है हमारे डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल क्या है, डीबीएमएस में डेटा मॉडल वह तरीका है जिससे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मैनेज किया जा सकता है। जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको अलग अलग तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको सही तरीके से जचाना एक तरह स्ट्रक्चर्ड वे में। और रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, जब हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे तो यूजर को डेटा कैसे शो हो रहा है, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसको किसके जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं, डेटा मॉडल्स के जरिए बता सकते हैं। तो यह बताता है कि डेटा किस स्ट्रक्चर में स्टोर होगा और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होंगे। क्लियर है चीज? तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो डीबीएमएस में कॉमनली हमारे जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के डेटा मॉडल्स यूज होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे पांचों के नाम लिखे हुए हैं। पहला है आपका हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल, तीसरा है आपका रिलेशनल मॉडल, चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, और लास्ट में जो पांचवा है वो है ईआर मॉडल। ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब पांचों मॉडल क्या काम करते हैं, कैसे दिखते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं अपन हायरार्किकल मॉडल का। देखो हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, इसका वर्ड का मतलब होता है आपको अलग अलग लेवल पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। जैसे आपको रियल लाइफ का एग्जांपल की बात करूं, हमारे पेरेंट्स को ले लेते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी दादा दादी होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, हमारे पेरेंट्स आते हैं, यानी मम्मी पापा का नंबर आता है। और उसके बाद में क्या होता है, हमारा चाइल्ड यानी हमारा नंबर आता है। यानी कि इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे ये काम करता है कौन, हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना क्या एक पेरेंट है, फिर इसकी ये दोनों चिल्ड्रन है, फिर ये दोनों भी क्या है अपने अपने अंदर क्या है, पेरेंट है, यानी कि इन दोनों के भी आगे जो क्या है चिल्ड्रन, यानी कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम करता है हायरार्किकल मॉडल। क्लियर? तो देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस मॉडल में डेटा क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है कौन सा है, ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी इसमें मल्टीपल ब्रांचेस होती है, जैसे पेड़ में होती है ना आपकी ब्रांचेस, तो एक ब्रांचेस होती है, यानी ये इसको बोलते हैं हम नोड भी बोलते हैं। नोड, एक नोड की क्या होती है, खूब सारे ब्रांचेस निकली होती है। तो ये क्या होता है आपका ट्री स्ट्रक्चर में डेटा हायरार्किकल मॉडल में स्टोर किया जाता है। फिर आपका इसको क्या बोलते हैं, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एक पेरेंट के, अब जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे जो कंडीशन होती है क्या, कि एक पेरेंट्स के पास मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कंडीशन होती है आपके हायरार्किकल मॉडल में, कि एक पेरेंट के तो खूब सारे चाइल्ड हो सकते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन चाइल्ड का क्या होगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा, यानी एक ही पेरेंट होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, शूज नाम का जो है अपना एंटिटी है, उसमें क्या है, दो चिल्ड्रन है इसके यहाँ पे। एक तो मैन शूज की कैटेगरी में दो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। शूज में दो कैटेगरी हो गई, कैसे, एक तो मेंस के शूज हो गए, दूसरे वुमन के शूज हो गए, या फिर आपको किड शूज यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, यानी सिंगल पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड यहाँ पे हो सकते हैं। वैसे आगे जाके मैन शूज में भी दो कैटेगरी आ गई, कौन सी, स्पोर्ट्स शूज हो गई, ऑफिस वेयर हो गई। वैसे किड शूज में भी दो कैटेगरी आ गई, स्पोर्ट्स शूज हो गई या फिर कैजुअल्स हो गई। यानी कि एक पेरेंट के दो चाइल्ड या दो से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, कि जो आपका चाइल्ड है उसके ओनली एंड ओनली सिंगल पेरेंट ही रहेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दोनों चाइल्ड का कितना पेरेंट है, एक ही पेरेंट है मैन शूज। इन दोनों का कितना पेरेंट है, वन, और इन दोनों का भी क्या है, सिंगल पेरेंट है अपने पास। तो कंडीशन ध्यान रहेगी आपको कि एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस का ओनली वन पेरेंट ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कंपनी होती है, कंपनी में क्या होता है आपका सीईओ होता है, और सीईओ के अंडर क्या होता है, खूब सारे मैनेजर आपके काम करते हैं, और उन मैनेजर के नीचे भी क्या काम करते हैं, आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं। ऐसे होता है ना कंपनी में,
कंपनी का मालिक कौन होता है? सबसे ऊपर जो आपका डिसीजन लेता है वो कौन होता है? सीईओ होता है। उस सीईओ के अंडर में बहुत सारे मैनेजर्स आपके वर्क करते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं आपके, उनके अंडर भी क्या होते हैं? बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है? एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन यहाँ पे होते हैं, और लेकिन एक जो चाइल्ड होगा उसका सिंगल पेरेंट ही हमेशा होगा। किसमें? हायरार्किकल मॉडल में। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है इस मॉडल का? इसका एडवांटेज होता है इसको फास्ट एक्सेस कर सकते हैं हम इजीली, और क्योंकि ये सिंपल होता है इसीलिए इसको सिंपल हायरार्की में एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कि फ्लेक्सिबिलिटी कम और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। कि मान लो यहाँ पे तो दो तीन ही अपने पास कैटेगरी है, मान लो 15-20 यहाँ पे कैटेगरी होती है, तो एक बड़ा सा ट्री बन जाता है, बड़ा सा डायग्राम बनता है। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे ट्री बढ़ता जाएगा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। यानी अगर छोटी सी चीज है, छोटा डेटा है अपने पास, तो उसके लिए अगर अपन इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन लार्ज डेटा के लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने पास। ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कौन सा मॉडल है? नेक्स्ट आपका नेटवर्क मॉडल। तो देखो नेटवर्क मॉडल का पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखो आपके डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? एक कॉलेज नाम का एंटिटी है। कॉलेज में क्या है आपके पास? दो डिपार्टमेंट हो गए। कैसे? एक तो मान लो सीएस डिपार्टमेंट हो गया, यानी इसके चाइल्ड हो गए दो। कौन से? एक तो सीएस डिपार्टमेंट नाम से और एक लाइब्रेरी नाम से। ठीक है। यानी कॉलेज के दो अपने क्या गए? चाइल्ड हो गए। कौन सा? सीएस डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी। अब नीचे क्या आपके पास? स्टूडेंट है। कहने का मतलब यानी कि यहाँ पे अपने चाइल्ड के क्या हो सकते हैं? मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। दिख रहा है आपको डायग्राम में? यहाँ पे ये क्या है? इन दोनों का, इन दोनों का क्या है? चाइल्ड है, और ये दोनों इसके क्या है? पेरेंट्स है। तो इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। किसका? हायरार्किकल का थोड़ा सा अपोजिट होता है नेटवर्क में। कैसे? उसमें क्या कंडीशन थी? याद करो हायरार्किकल में कि अपने सिंगल पेरेंट के क्या हो गए? मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन के सिर्फ एक ही पेरेंट रहेगा हायरार्किकल मॉडल में। लेकिन मैं बात करूं नेटवर्क मॉडल में, तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपके एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, और एक सिंगल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी अलाउ हो सकते हैं। क्लियर? डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है आपको कि एक अपना क्या है? ये वाला स्टूडेंट चाइल्ड है इसका, और इसकी क्या है? दो पेरेंट है, एक तो सीएस डिपार्टमेंट और एक लाइब्रेरी। कहने का मतलब आपको पता है स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो अपना डिपार्टमेंट का भी हो सकता है किसी का, वो स्टूडेंट अपना लाइब्रेरी में भी तो एनरोल हो सकता है। यानी कि एक सिंगल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स यहाँ पे पॉसिबल है। किसमें? नेटवर्क मॉडल में। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि ग्राफ स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर बोलेंगे? इसको ग्राफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसमें क्या होता है? वर्टिसेस और नोड्स होती है बेसिकली। यानी कि ये जो दिख रहे हैं आपको ये बॉक्सेस, ये तो क्या कहलाएंगे? आपके नोड्स बोलते हैं इनको, और इनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, जो रिलेशनशिप है इनकी, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या होता है? यहाँ पे ग्राफ स्ट्रक्चर पे आधारित होता है, जहां एक रिकॉर्ड के मल्टीपल पेरेंट्स और चाइल्ड हो सकते हैं। आ गई वही वाली बात। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीपल चिल्ड्रन और मल्टीपल पेरेंट्स अलाउ होते हैं नेटवर्क मॉडल में। उसके बाद अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को ये सपोर्ट करता है। दिखा है यहाँ पे, यानी एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड और मल्टीपल चाइल्ड के भी मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट क्या होता है? एक को स्टूडेंट और कोर्स के बीच क्या है? रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको पता है एक स्टूडेंट क्या होता है? मल्टीपल कोर्स में एनरोल हो सकता है, और मल्टीपल स्टूडेंट भी अपने मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। यानी कि मैनी टू मैनी यहाँ पे रिलेशनशिप होती है। क्लियर? अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी मैनेज कर सकता है। कि अगर अपने पास डेटा बहुत सारा ज्यादा है तो अपने नेटवर्क मॉडल में इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर और नेविगेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। स्ट्रक्चर और नेविगेशन का मतलब कि कौन सी वाली रिलेशनशिप किसके साथ है, ये चीज अपनी क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स हो सकती है जब डेटा अपने पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर और नेविगेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जब डेटा अपने पास बहुत ज्यादा होता है। किसमें? नेटवर्क मॉडल में। ठीक है। अब थर्ड मॉडल पे चलते हैं अपना, कौन सा? रिलेशनल मॉडल। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में अपने डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसके बारे में इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं? सारे मॉडल जितने भी होते हैं डेटा के वो पढ़ रहे हैं, तो सबको एक बार ब्रीफली डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो रिलेशनल मॉडल में होता क्या? देखो यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है टेबल।
यानी कि यहाँ पे जो डेटा आपका होगा वो किस फॉर्म में सेव होगा, वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। क्लियर। तो डेटा को टेबल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिलेशन बोलते हैं। टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। तो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब टेबल में आपको पता है क्या होती है, टेबल किससे मिलकर बनी होती है, टेबल मिलकर बनी होती है रोज और कॉलम से। दो चीजें होती है टेबल में, एक तो होती है रोज आपकी, ये क्या है, रोज है। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो क्या होती है, रो होती है। और जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल मतलब ये वाले, ये क्या होता है, कॉलम होते हैं। दिख रहा है। तो रोज और कॉलम से मिलके क्या बनती है, अपनी टेबल मिलके बनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मॉडल होता है उसमें रोज और कॉलम को अपन अलग नाम से जानते हैं। किस नाम से, रोज को तो बोला जाता है यहाँ पे क्या, टपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टपल। किसको, रोज को। और जो कॉलम होती है उसको क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट बोला जाता है, या फिर इसको आप फील्ड भी बोल सकते हो, FIELD, फील्ड भी इसको बोला जाता है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन मॉडल में हम रिलेशन के नाम से जानते हैं टेबल को। और टेबल में जो कॉलम होंगे उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट या फील्ड। और जो रोज होती है उनको किस नाम से जानते हैं, टपल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है चीज। आगे चलते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज जो होती है वो इसी मॉडल में यूज होती है। आगे पढ़ने वाले हम एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज काम क्या होती है, जो हमारी टेबल होती है डेटाबेस की, उसमें कोई डेटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब चीजें किसके थ्रू पॉसिबल होती है, एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो किसमें यूज की जाती है एसक्यूएल, आपकी रिलेशनल मॉडल में यूज की जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल किसकी बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टूडेंट का। अब देखो, स्टूडेंट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन होगी आपकी, स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है आपका, स्टूडेंट कौन से कोर्स में परचेज कर रहा है वो हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है। ये सारी चीजें अपने स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब क्या है, ये सारी सारी चीजें क्या है, आपकी एट्रीब्यूट है। किसके एट्रीब्यूट है, ये सारे सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट है। बात समझ में आ गई। यानी जो कॉलम का नाम होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, एट्रीब्यूट बोलेंगे। ओके। अब यहाँ पे एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज होता है अपना रिलेशनल मॉडल का। तो ये क्या होता है, इजी टू यूज होता है। आपको पता है टेबल बनाने कितना इजी काम होता है, तो इजीली अपन इसको बना कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। और मेंटेन करना और स्केलेबल करना भी इसको काफी इजी होता है। स्केलेबल मतलब इसको एक्सटेंड करना, इसको और बड़ा बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, इजीली आप इसको स्केल कर सकते हो। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी होता है। क्या होता है कि जॉइंस कॉम्प्लेक्स और परफॉर्मेंस इश्यू हो सकते हैं लार्ज डेटा पर। कि आप जब लार्ज डेटा यहाँ पे एक्सेस करोगे, स्टोर करोगे, तो वहाँ पे जॉइंस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि दो टेबल या तीन टेबल को जब आप आपस में मिलाओगे, उनका डेटा मर्ज करोगे, तो वहाँ पे लार्ज डेटा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। अगर आप सिंगल टेबल या एक दो टेबल पे काम करोगे तब तो अपना इजीली काम चलता रहेगा। लेकिन टेबल्स की संख्या जब बढ़ जाएगी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे डेटा क्या हो जाएगा, अपना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अपने जो मैनेज करने वाली दिक्कत है वो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है। तो अगर आपका डेटा या फिर नंबर ऑफ टेबल कम है तो आप इजीली इस रिलेशन मॉडल को यूज कर सकते हो। जैसे सबसे ज्यादा यूज होता है आज के टाइम पे रिलेशन मॉडल अपना। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो मॉडल है अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो ये मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा ऊप्स के कॉन्सेप्ट, जब आपने C++ या जावा पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा है ऊप्स के कॉन्सेप्ट। ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो डेटा हमारे स्टोर होता है, सेव होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो आपके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब है डेटा प्लस मेथड। यानी कि ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक तो उसका डेटा होगा, दूसरा मेथड। मेथड मतलब फंक्शन जिसको बोला जाता है। मेथड का मतलब क्या है, फंक्शन। कि वो डेटा पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, हम किसी डेटा को शो करवाने का काम, उसको डिलीट करने का काम, ये सारी चीजों को क्या बोलेंगे हम, फंक्शन या मेथड बोलते हैं। तो डेटा या फिर हम बोले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, डेटा और उसके मेथड। मेथड मतलब उसके फंक्शन, यानी उस पर कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करा रहे हो। ठीक है। तो डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में। नाम से पता लग रहा है, डेटा सॉरी ऑब्जेक्ट होता क्या है, डेटा और मेथड से मिलकर बनता है आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होती है, उसका नाम होता है या उसकी एज होती है, ये सब तो क्या हो गया, आपके डेटा हो गए। नाम और एज क्या हो गया, डेटा। अब नाम और एज से जो अपने एनरोल है, एनरोल मतलब ये जो क्या है, जैसे मैंने लिखा रखा है ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या है, मेथड है। मेथड या फिर आप इसको बोल सकते हो फंक्शन। आपने पढ़ा होगा C++ जावा पढ़ के आ चुके हैं पहले भी कि फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो एक बार इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे अपने पास एक है ऑब्जेक्ट क्या, शेप नाम से। तो शेप में क्या है आपके पास,
इस शेप में क्या अपने पास दो फंक्शन है या फिर मेथड बोल सकते हो, तो गेट एरिया, दूसरा गेट पेरीमीटर। यानी कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, इस शेप का अपना एरिया फाइंड करने का काम करेगा, और ये गेट पेरीमीटर आपका पेरीमीटर फाइंड करने का काम करेगा। जैसे मान लो एक शेप अपने पास सर्किल की, तो सर्किल में क्या देते हैं अपन, डेटा कौन सा होता है सर्किल में, अपन रेडियस ही तो लेते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको आर बताते, आर मतलब उसकी रेडियस बताते, तो आप उसका पेरीमीटर और उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो। यानी जो आर है ना, आर मतलब रेडियस, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस यहाँ पे डेटा, जो हम इस डेटा की बात कर रहे हैं ना, डेटा। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ गेट एरिया गेट पेरीमीटर, ये दोनों के दोनों क्या है, मेथड। यानी कि ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है, डेटा प्लस मेथड से मिलके बनता है। वैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक तो उसकी लेंथ होती है, दूसरा इसकी ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ से आप उसकी पेरीमीटर और एरिया इजीली फाइंड कर सकते हो। वैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में भी उसका बेस और हाइट होता है, जिसके थ्रू हम उसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो समझने वाली बात सिंपल सी है क्या, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होगा, डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होता है, और ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो डेटा और दूसरा उसका फंक्शन या फिर जिसको बोलते हैं हम मेथड। ठीक है, इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होता है इसका, अब देखो ये नाम आपने सुना होगा, उसमें क्या एनकैप्सुलेशन होता है अपने उसमें, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि एक चीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी एक बार आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसका मल्टीपल जगहों पे यूज किया जा सकता है। और तीसरा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको दो जगह यूज करना, तो ऐसा नहीं कि आपको दो अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसको अलग अलग मल्टीपल जगह भी उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी रखी होगी, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, सी प्लस प्लस या फिर जावा में आपने डिस्कस किया है इसे। तो डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, कि कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशनल डीबी यूजर, डीबी मतलब डेटाबेस यूजर्स के लिए ये चीज काम करती है। यानी कि पुराना मॉडल है एक तरीके से, अगर हम लार्ज डेटा की बात करें तो वहां पे ये चीज काम नहीं करती, ये सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड में ही काम ली जाती है। ठीक है, और एंड में जो हमारा मॉडल है उसका नाम है ई आर मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो अभी तक हमने जो मॉडल पढ़े हैं उसमें ज्यादातर दो इंपॉर्टेंट है, कौन से, एक तो ई आर मॉडल और दूसरा रिलेशनल वाला मॉडल, जो टेबल वाला देखा था वो वाला। ठीक, ठीक है। तो देखो ई आर मॉडल को सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे इसके नाम में दो चीज है, एक तो है एंटिटी, दूसरा क्या है, रिलेशनशिप। यानी कि एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है कौन, ई आर मॉडल। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी भी कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका एंटिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ले लिया मैंने, अब स्टूडेंट क्या है आपका, एक एंटिटी है। वैसे एक दूसरा है एंटिटी आपके पास क्या, कोर्स। कोर्स भी क्या होगा, एक एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है जिससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी है, तो इससे इंफॉर्मेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड हम बात कर चुके पहले, इसका नेम हो सकता है स्टूडेंट का, इसका एसएसएन, एसएसएन मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर, बेसिकली आईडी की बात हो रही है, रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का कोई ईमेल हो सकता है, इसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। यानी कि एक एंटिटी की मल्टीपल इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्लियर, वैसे कोर्स भी क्या अपना एक एंटिटी है, और इससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है अपना, जैसे कोर्स की आईडी हो गई, कोर्स का टाइटल क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ये सारी अपनी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट बोलते हैं। यानी कि एक एंटिटी की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लियर सी, तो डेटा को एंटिटीज और रिलेशनशिप में रूप में प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, ई आर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ई आर मॉडल में डेटा को कैसे शो करते हैं हम, एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में शो करते हैं। अब स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या होगा अपने कोर्स के थ्रू, कि वो कोर्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो ये जो आपको डायग्राम बना रखा है इसमें क्या है, ज्वाइन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप का शो कर रहा है। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा मल्टीपल, यहाँ पे आपने शेप्स को यूज किया है, कई जगह इलिप्स यूज किया आपने, ये वाला चीज। ठीक है, कई जगह आपने रेक्टेंगल यूज किया है, कई जगह आपने डायमंड बॉक्स यूज किया है। तो ये सारे मल्टीपल शेप्स यूज की जाती है किसमें, ई आर मॉडल में। और ये एक लॉजिकल डायग्राम होता है। लॉजिकल मतलब जो सिर्फ पेपर पे काम करता है आपका, ये रियल वर्ल्ड में अपना डेटाबेस में ऐसा डेटा स्टोर नहीं होता। डेटाबेस में क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपन क्या यूज करते हैं, ई आर मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम डेटाबेस को बना रहे होते हैं उससे पहले क्या डिजाइन किया जाता है आपका, ई आर मॉडल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, जो कोई कंपनी कार बनाती है, तो कार ऐसे तो नहीं आज से स्टार्ट होगी कार बनाने के लिए, उसका लोहा वगैरह ठोकने लग गई, ऐसे नहीं होता।
कोई भी कार जब बनती है तो उससे पहले उसकी डिजाइन तैयार की जाती है कि वो फ्यूचर में जाके दिखेगी कैसे, पेपर पे उसकी ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती है, आर्किटेक्ट वो सब चीजें डिजाइन होती है पेपर पे। तो उसके बाद में क्या होता है, अपना रियल कार बन के तैयार होती है। वैसे ही डेटाबेस में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो उसको स्टोर किस तरीके से करेंगे, उसको अपन पेपर पेन पे क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम्स के थ्रू शो करते हैं, चार्ट बना के। तो वही क्या कहलाता है आपका ER रिलेशनशिप, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या फिर मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेटा को एंटिटीज और रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये लॉजिकल डिजाइन में यूज होता है, फिर रिलेशन में कन्वर्ट होता है। यानी कि रिलेशन मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेशन का मतलब है टेबल, पढ़ चुके हैं पहले भी, रिलेशनल मॉडल पढ़ा था, उसमें क्या होता है टेबल, रिलेशन का मतलब है टेबल यहाँ पे। तो ये क्या होता है, टेबल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, लॉजिकल डिजाइन इसकी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट वाले अपने पास सदाबहार एग्जाम्पल है। स्टूडेंट क्या करता है, अपना कोर्स में क्या करता है, एनरोल करता है। तो स्टूडेंट और कोर्स तो क्या हो गए, यहाँ पे आपकी एंटिटी हो गई, और जो एनरोल है वो क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है जी, फिर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये एडवांटेज क्या है, विजुअलाइजेशन इजी होता है और गुड फॉर प्लानिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं अपन, अलग अलग शेप्स का यूज करते हैं, यानी कि ये अपना दिखने में क्या होता है, इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल शेप्स यूज की गई है। ठीक है, और डिसएडवांटेज की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं यूज होता है, यानी कि एक्चुअल में डेटा आपके पास ऐसा स्टोर नहीं होगा। एक्चुअल में तो कैसे टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, यानी कि ये सिर्फ किस काम में आता है, आपका विजुअलाइजेशन, ताकि हमें इमेजिन एक रोड मैप तैयार हो जाए अपना, कि कैसे आगे जाके हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं, यानी कि लॉजिकल वे में यहाँ पे डेटा आपका स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ER मॉडल। उसके बाद में लास्ट में हम एक समरी देख लेते हैं, छोटी सी 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बारे में, कि अलग अलग डेटा मॉडल्स का यूज क्या किया जाता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट पर किया जाता है। जो आपने 5 डेटा मॉडल पढ़े, अब वो डिपेंड करेगा कौन सा डेटा मॉडल यूज करना है, ये यूजर की नीड पे, कि यूजर को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उसका डेटा मॉडल डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला मॉडल कौन सा, आपका रिलेशनल मॉडल होता है। रिलेशनल कौन सा था, तो टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर आपका ER मॉडल डिजाइनिंग में हेल्पफुल होता है, ये बात हम कर चुके हैं यहाँ पे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए उपयोगी होता है। क्लियर है चीज, तो ये था हमारा टॉपिक कौन सा, लास्ट में क्या हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये था हमारा टॉपिक किसका, डेटा मॉडल्स का। तो जितने भी हमारे 5 डेटा मॉडल्स थे उनका ब्रीफली डिस्कशन हमने इस क्लास में कर लिया। अब आगे वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, एक एक डेटा मॉडल को एकदम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। क्लियर, तो इस क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।